हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग फर्स्ट क्लास कर चुके हैं और क्लास सेकंड आज हम लोग करने वाले हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अब तक लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़े थे कि टीचिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग पढ़े थे मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या था? मेमोरी लेवल वो हर्बर्ट, ठीक ना, हर्बर्ट। और अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था वो मॉरिसन, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो था वो हंट द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अगली हम लोग की टॉपिक है करिकुलम और सिलेबस एंड करिकुलम। तो चलते हैं हम लोग पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या पे। तो पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या, सिलेबस और कैरिकुलम, ठीक ना, हम इसके बारे में आज इसकी डिस्कस करने वाले हैं आगे। चलिए, तो पहला क्या है? पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या, सिलेबस एवं एंड कैरिकुलम। पाठचर्या के अंतर्गत शिक्षार्थी एवं शिक्षण सामग्री के मध्य नियोजित परस्पर क्रिया, ठीक ना, परस्पर क्या क्रिया, संसाधन जैसे कि पुस्तकें, मल्टीमीडिया और मूल्यांकन की प्रक्रिया आते हैं, ठीक है। इसमें पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या क्या आती है? आपके क्रिया आती है और उससे संबंधित संसाधन जैसे पुस्तकें, मल्टीमीडिया इत्यादि आते हैं। आगे चलते हैं। इसके अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा मान सकते हैं कि ताकि शिक्षा के वृहत्तर उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, ठीक ना। पाठ्यक्रम और पाठचर्या से हम लोग वृहत्तम क्या करते हैं? शिक्षा को शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं। इससे एक अध्येता, अध्येता हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था इसके बारे में। तो अध्येता क्या होता है? शिक्षक को ही क्या बोलते हैं? अध्येता बोलते हैं। शिक्षक को क्या बोलते हैं? अध्येता, ठीक है। तो आगे चलिए। हाँ, तो अध्येता यह स्पष्ट उत्पन्न होती है कि उसके अपने शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना है और इससे शिक्षण के मानक स्थापित होते हैं, ठीक ना। मतलब उसको क्या पढ़ाना है, उसके क्या मानक स्थापित होते हैं। अगला है शिक्षक ने क्या पढ़ाना है, ठीक ना, यानी उसको क्या पढ़ाना है। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि मानक स्थापित, और उसके बाद क्या है? ये क्या पढ़ाना है। यह पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, यानी जो पाठ्यचर्या होती है और पाठ्यक्रम होते हैं वो निर्धारित करती है, लेकिन कैसे पढ़ाना है उसके लिए अनुदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक के मन में योजना होनी चाहिए, ठीक ना, यानी शिक्षक जो होता है उसको क्या होनी चाहिए? उसमें उसके अंदर योजना होनी चाहिए, ठीक। और शिक्षार्थी का शिक्षण शिक्षण या कक्षा अनुदेशन, ठीक ना, अनुदेशन के साथ कैसा अनुभव रहता है। समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण पाठ्यक्रम का विकास भी एक गतिशील प्रक्रिया बन जाता है, यानी समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से जो पाठ्यक्रम होता है उसमें गतिशील यानी डायनेमिक प्रक्रिया बन जाती है। तो चलते हैं आगे। क्रियात्मक पाठचर्या क्या होती है? फंक्शनल करिकुलम होता है। क्या होता है इसमें कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी जीवन कौशल सीखता है, यानी जीवन में जितने भी उसके अंदर कौशल होते हैं उसके बारे में सीखता है। किसमें? फंक्शनल करिकुलम में। आगे देखते हैं। जो उसको स्वतंत्र रहना सिखाते हैं, ठीक ना, जिसको फ्रीडम देता है, जैसे कि संवाद या संचार कौशल, यानी संवाद यानी किसी से बात विचार करना, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, संचार कौशल, है ना, उसको वो सीखता है। रोजगार कौशल जैसे वोकेशनल कोर्स, है ना, जो भी हम रोजगार के से संबंधित जो स्किल सीखते हैं उसमें कोई रोगी या दिव्यांगता के लिए कुछ विशिष्ट कौशल होते हैं, यानी कोई अगर रोगी है तो उसके लिए कुछ विशिष्ट कौशल सिखाए जाते हैं कुछ अलग से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम यह जान लें कि पाठ्यक्रम क्या है। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज होता है। क्या होता है? एक दस्तावेज होता है जिसको अध्ययन या कक्षा अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा माना जाता है, यानी जो पाठ्यक्रम होता है वो एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कक्षा में जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनको वो परिभाषित करता है, और उसकी एक निर्धारित रूपरेखा होती है। उसके अलावा और भी चीज़ों को नहीं उसमें कक्षा अध्ययन में नहीं परिभाषित की जा सकती, ठीक है। तो पाठ्यक्रम क्या होता है? एक दस्तावेज होता है जो कक्षा में अध्ययन के रूप में होता है। तो आगे चलते हैं। अब आती है पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या की तुलना। अब इसमें हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर हम लोग करने वाले हैं। क्या है? प्रवृत्ति, नेचर इसका क्या होगा? इस लाइन में क्या होगा? इसका नेचर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये नेचर होगा। और ये क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा इसमें, और निर्देशात्मक, है ना, इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये
इरेजर, ठीक है, इसको इरेज, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, पेन ले लेता हूँ। तो ये क्या होता है, चलिए आगे आगे एक एक स्लाइड हम लोग एक एक जो है पैराग्राफ उसको देखते हैं। किसके लिए होता है नेचर, किसके लिए होता है, विषय के लिए होता है। जो भी पाठ्यक्रम जो होता है किसके लिए होता है, विषय के लिए होता है। ये आप समझ रहे होंगे, कोरिलेट इसको कर लेंगे। सिलेबस क्या है, विषय के लिए होता है, जबकि पाठचर्या क्या होता है, कोर्स के लिए होता है। जैसे विषय का मतलब ये हो गया ना, जैसे सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका सिलेबस होता है, और कोर्स जो होता है ना वो उस कक्षा का पूरा पाठचर्या कैरिकुलम होता है जो पूरे कोर्स के लिए होता है। जैसे हम लोग बीए हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी क्या है, हमारा कोर्स के लिए पूरा हो गया। लेकिन बीए में जो हिंदी है उसके उस सब्जेक्ट में हो सकता है कि वो ग्रामेटिकल पोर्शन आ सकता है, या थ्योरेटिकल कुछ पोर्शन आ सकते हैं, तो वो विषय के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। इसका विषय क्षेत्र क्या होता है, विषय क्षेत्र यानी पाठ्यक्रम का जो होता है संकुचित होता है। क्या होता है, संकुचित, यानी बहुत ही संकुचन होता है, नैरो होता है। और पाठचर्या क्या होती है, ये विस्तृत, वाइड होगा। ठीक ना। तो आगे चलते हैं, कौन सेट करता है इसको, पाठ्यक्रम को कौन सेट करता है, परीक्षा बोर्ड सेट करता है। ठीक है, और जबकि पाठचर्या को कौन सेट करता है, इसको सरकार या उच्च संस्थान करते हैं। आगे चलते हैं, इसकी अवधि क्या होती है, यानी समय निश्चित सामान्यता 1 वर्ष होती है। यानी 1 वर्ष में, जैसे बीए फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना, पाठ्यक्रम कौन सा पढ़ना है वो होता है, अगले साल क्या होगा वो चेंज होएगा। लेकिन पाठचर्या क्या होती है, कोर्स की समाप्ति, यानी 3 साल आप अगर बीए कर रहे हैं तो वो कोर्स जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक करिकुलम चलता रहता है। आगे चलते हैं, इसकी समरूपता क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी, विभिन्न अध्यापकों के लिए विभिन्न, यानी अलग अलग अध्यापक के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे बच्चा अगर बीए कर रहा है तो बीए में ऐसा तो नहीं है कि हिंदी केवल एक ही सब्जेक्ट लेगा, कोई 2 सब्जेक्ट और लेगा, तो अलग अलग विषय के लिए अलग अलग अध्यापक होंगे। जबकि जो करिकुलम होगा वो सभी अध्यापकों के लिए एक समान होता है। आगे चलते हैं, गतिशील वातावरण क्या होता है, डायनामिक इन्वायरमेंट क्या होता है। चलिए, शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है ना। जो शिक्षण होता है वो एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसका मूल तत्व संचार है। संचार यानी मतलब बातों को आदान प्रदान करना या संचार करना। ठीक है, जो कि स्वयं भी गतिशील होती है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। ठीक ना। जो शिक्षण होता है, आप क्लास में कुछ और चीजें सीखते हैं जबकि आप बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ और सीखते हैं। तो जैसा समय होता है और जैसा स्थान होता है उसके अनुसार क्या होता है वो बदलता रहता है। आगे चलते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती है, ठीक ना, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, सामाजिक चीजें हो सकती हैं, या सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारक भी हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, इतने कारक ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ठीक ना। आगे चलते हैं, अब इस स्लाइड को भी समझ लेते हैं, पाठचर्या के फ्रेमवर्क का रेखीय चित्रण क्या होता है। चलिए देखते हैं, पाठचर्या फ्रेमवर्क में क्या होता है, पाठ्यक्रम का आधार और मूल पाठचर्या। तो जैसे मनुष्य एक समाज के बारे में परिकल्पना करता है, ठीक ना, ये पाठ्यक्रम का आधार है। ठीक ना। और ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए की परिकल्पना है ना, अधिगम संबंधी परिकल्पनाएं जो होती हैं उसको, ठीक ना, बालक और उसके संदर्भ में के बारे में परिकल्पना होती है। और मूल पाठचर्या में क्या होता है, शिक्षा के उद्देश्य आते हैं, जिसके शिक्षा के सोपान संबंधित उद्देश्य आते हैं। ठीक है, और शिक्षा सामग्री के चयन एवं आयोजन के सिद्धांत आते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंड होते हैं, उपयुक्त शिक्षण सामग्री के मापदंड होते हैं, मूल्यांकन सिद्धांत होते हैं। और पाठचर्या का जो विवरण होता है वो क्या होता है कि पाठ्यक्रम का विवरण होगा। ठीक है ना, अनुशंसित कक्षा गृह अनुशीलन क्रियाएं हो जाएंगी उसमें। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण अधिगम की सामग्री हो जाएंगी। ठीक ना, मूल्यांकन योजनाएं जो होती हैं, प्रणालियां हो जाएंगी। ठीक ना, ये मूल्यांकन के सिद्धांत जो है ना इसके, है ना। ठीक है, और शिक्षण उपयुक्त सामग्री मापदंड ये इसमें पाठचर्या में हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग चर। अब आते हैं हम लोग चर, वेरिएबल। वेरिएबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएबल हम लोग इसको बहुत ही डीपली आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं। वेरिएबल यानी शिक्षण वातावरण में हमारे 3 प्रकार के वेरिएबल यानी चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करने और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। यानी वो एक दूसरे को प्रभावित भी करेंगे और एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला आपका आ जाता है स्वतंत्र चर। क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है, यानी ये बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप में कार्य करेगा। कौन, स्वतंत्र।
ठीक ना, स्वतंत्र चर। आगे देखते हैं, वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव यानी लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को गतिविधियों में व्यस्त रहता है। ठीक ना, कौन, स्वतंत्र चर। आगे चलते हैं, आश्रित चर क्या होता है, यानी किसी पर डिपेंडेंट। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि छात्र आश्रित चर माना जाता है। ठीक ना, छात्र क्या होता है कि किसी दूसरे पर आश्रित होता है, जैसे अध्यापक पर क्या होता है, आश्रित होता है। जबकि यही स्वतंत्र चर की बात करें तो टीचर क्या है, शिक्षक क्या है, वो स्वतंत्र होता है। वो, हाँ, वह अपने शिक्षक पर निर्भर करते हैं। ठीक ना, कौन, छात्र जो होते हैं। तो ये उसके उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं, नियोजन व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यानी जिस तरह से नियोजन करता है शिक्षक, उसी के अनुसार क्या होता है, छात्र क्या करता है, उसमें प्रस्तुतिकरण कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा हस्तक्षेप चर यानी इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु जो होती है, इसमें शिक्षण का जैसे विधियां हो गई, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यू रचनाएं होंगी आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आते हैं। यानी जो पाठ्य वस्तु है, ठीक है, पाठ्य वस्तु क्या है, हस्तक्षेप चर आ जाती है। ठीक ना, ये यही तो कोरिलेट करती है छात्र और छात्र में। यानी अगर मैं कह दूं शिक्षक क्या स्वतंत्र चर है, तो उसको रिलेट करने में या पाठ्य वस्तु प्रक्रिया में उनकी क्रियाओं में कौन होता है, पाठ्य वस्तु होती है। ठीक है, तो शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यू रचनाएं जो होती हैं हस्तक्षेप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सामाजिक परिवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे यह सभी चर एक दूसरे के पूरक और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे एक चिकित्सक सबसे पहले रोगी का, व्यक्ति का क्या करता है, डायग्नोस करता है, यानी उसकी जांच करता है। ठीक है, डायग्नोस किस लिए किया जाता है कि उसकी जांच करने में आखिर क्या कमी है या बीमारी है, कौन सी बीमारी है, तो उसको डायग्नोस करता है डॉक्टर, क्या करता है, या पहचान करके ही उसका उपचार आरंभ करता है। पहले क्या करेगा, पहचानना ही क्या होता है, डायग्नोस यानी निदान करना। ठीक है, और बाद में समय समय पर उसका अवलोकन करता है, यानी उसका क्या करेगा, अवलोकन करेगा कि अब क्या रिजल्ट है। ठीक है, मरीज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे ही कार्य एक शिक्षक द्वारा किया जाता है, कार्य भी एक क्या है, शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक को एज ए क्या हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब शिक्षण का राजनीतिकरण वातावरण क्या होता है, चलिए समझते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का वातावरण राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी होता है। जैसे एक तंत्र शासन, ठीक ना, यानी एक तंत्र का मतलब ऑटोक्रेसी होता है, यानी एक ही व्यक्ति क्या करेगा, उस पर शासन करता है। जैसे इस व्यवस्था में जैसे शिक्षक क्या होता है, प्रधान माना जाता है। एक तंत्र में क्या मानते हैं, शिक्षक, यानी जो शिक्षक कहेगा वही माना जाएगा और कोई भी चीजें नहीं मानी जाती हैं। ठीक ना, एक तंत्र में आ गया, यानी शिक्षक जो निर्देश देगा वो छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षक की बातों को शिक्षार्थी बिना तर्क के स्वीकार करते हैं। ठीक है, बिना तर्क के क्या करेंगे, वो स्वीकार करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक तंत्र शासन हो जाएगा। लोकतंत्र क्या आता है, डेमोक्रेसी। इसमें क्या होगा कि इस व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध जो होते हैं मानवीय आधार पर होते हैं और तीनों एक दूसरे के विचार को सम्मान देते हैं। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे को क्या करेगा, सम्मान करेगा। ऐसा नहीं कि शिक्षक क्या करेगा, अपनी बातों को थोपेगा और शिक्षक वो सुनेगा। ठीक है, एक तंत्र नहीं होगा उसमें, मानवीय आधार पर होगा। ठीक है, और बिना किसी भय के अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में स्वानुशासन पर भी बल दिया जाता है, यानी स्व अनुशासन, यानी खुद पर अनुशासन, यानी एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे से समझ बना करके एक दूसरे की बातों को समझते हैं और पढ़ते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे चलते हैं, हस्तक्षेप रहित शासन क्या होता है, लूज इज फेयर। ठीक ना, इसका मतलब है कि बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, न टीचर का न ही किसी अन्य चीजों का। इसमें क्या होगा, वह व्यवस्था जो सबसे लचीली है। इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में होता है। ठीक ना, यानी जैसे मित्र होता है ना, करो चाहे मत करो ये तुम्हारी भलाई के ऊपर है। ठीक ना, तो शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों के अधिकतम सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान करता है। बस ये शिक्षक का कार्य क्या होगा, मित्र के अनुसार होगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उनको अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य होते हैं। अब वो कौन कौन से कार्य होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला होता है आपका डायग्नोस्टिक फंक्शन, यानी निदानात्मक क्रिया। यानी निदान का मतलब यही होता है कि उसकी पहचान करना। दूसरे क्या, उपचार, जब पहचान कर लेगा तभी तो उसका उपचार करेगा। ठीक ना, डॉक्टर या कोई भी
शिक्षक। शिक्षक जब तक ये नहीं जान पाएगा कि बच्चे में क्या कमी है, तब तक उसका उपचार कैसे करेगा, यानी उसको कैसे आगे की चीज़ों को बताएगा। और उसके बाद उसका मूल्यांकन करेगा कि आखिरकार हमने इसको अगर इस बच्चे को पढ़ाया तो उसका निष्कर्ष यानी मूल्यांकन करेगा कि वो आगे वो ग्रोथ किया कि नहीं किया, ठीक है, तो उसका मूल्यांकन करेगा। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी कि निदानात्मक यानी सबसे पहले क्या करेगा, वो उसको डायग्नोस्ट करेगा यानी उसमें क्या कमी है उसको देखेगा, फिर उसका उपचार करेगा यानी उसको बताएगा, उसको पढ़ाएगा, ठीक ना, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करेगा कि क्या उसको समझ में आया भी कि नहीं आया, ठीक है। तो ये शिक्षण के विभिन्न जो कार्य हैं, 3 कार्य हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षण क्या होता है, विज्ञान भी है और कला भी है। टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ठीक है। चलिए, शिक्षण विज्ञान और कला दोनों होता है। शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होता है, यानी जब तक उसका प्रिंसिपल बेस्ड या ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ठीक ना, उसके आधारित ये सिद्धांत होते हैं। उसके बाद कारण और परिणाम संबंध होता है, यानी कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है। आगे सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी होते हैं इसमें, ठीक है। आगे क्या है, भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्व अनुमान की संभावना, ज्ञान के प्रयोग के सार्थक परिणाम प्राप्त करने की कला होती है, ठीक है। यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को और उसके परिणामों का अनुमान, जो संभावना है, उसको परिणाम में प्राप्त की कला, इसको हम लोग कला कहते हैं। आगे चलते हैं। कला कार्य करने की विधि होती है। कला जो होती है वो कार्य करने की कोई विधि होती है, जबकि क्या होता है, विज्ञान यह बताता है कि कैसे किया जाए। तो कैसे का जो प्रश्न होता है वो विज्ञान बताता है, जबकि कला क्या बताता है, कार्य करने की सिर्फ एक विधि होती है कि कार्य कैसे किया जाता है। यानी टीचिंग पढ़ाना है, ठीक ना, वो कला है, ठीक ना, पढ़ाना कला है, लेकिन कैसे पढ़ाना है ये क्या है, ये आपका विज्ञान है। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारतनाट्यम नृत्य सिद्धांत सुनिश्चित, परंतु इसका व्यवहारिक रूप से कलाकारों के विभिन्न हो सकता है, यह विज्ञान भी हुआ और कला भी हुआ। जैसे भरतनाट्यम है, ठीक ना, एक क्या है, सिद्धांत है, ठीक ना, ये एक कला है, परंतु इसका व्यवहारिक रूप से कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न होना, ठीक ना, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होना, वह क्या है, एक विज्ञान और एक कला दोनों के रूप में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान क्या होता है। चलिए, शिक्षण व्यवस्था व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित है, जो जीवन के सामाजिक, ठीक ना, जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्राप्त किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षण समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है, यानी जो धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं उनसे भी, नैतिक मूल्यों से भी क्या होता है, शिक्षण प्रभावित होता है समाज से, ठीक ना। शिक्षण तकनीकी में संचार को सरल बनाने के लिए निश्चित अनुदेशों एवं क्रम का पालन करना पड़ता है, यानी जो भी शिक्षण तकनीकी होती हैं उनका संचार और सरल बनाने के लिए निश्चित जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनका क्रम का पालन करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक यानी ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्राप्त करना, ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक जो होती हैं, और धार्मिक और आध्यात्मिक के आधार पर भी शिक्षा में प्रभावित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ठीक ना, यानी विज्ञान मानता है कि किसी भी शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षण के प्रशिक्षण के लिए निश्चित विधियों का अनुसरण किया जाता है, ठीक ना, जो भी शिक्षण होते हैं उनका प्रशिक्षण जो भी होता है निश्चित विधियां होती हैं, यानी उन विधियों के द्वारा ही अनुसरण किया जाता है। आगे चलते हैं कि शिक्षण को कला के रूप में कैसे, ठीक है, कला के रूप में जाना जाता है, जो कि कक्षा में गतिशील वातावरण में व्यवहार के रूप में होता है, यानी उनके व्यवहार जो व्यवहारिक रूप से आप व्यवहारिक रूप से जो टीचिंग करते हैं वो क्या है, कला है। अर्थात शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष क्या होता है, कलात्मक होता है, यानी जो व्यवहारिक पक्ष होगा वो क्या होगा, कलात्मक होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। हम यह जानते हैं कि अधिगम को प्रभावित बनाने के लिए शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत जो मतभेद होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, उनको समझना क्या होता है, अवश्य होता है, ठीक ना। शिक्षार्थी के अंदर जो अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, है ना, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जैसा व्यक्ति हो, अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, ताकि अनुदेशन इसी प्रकार से अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। चलिए आगे। शिक्षक को यह कार्य विनम्र ढंग से करना होता है। इसको क्या, शिक्षक को बहुत ही विनम्र ढंग से करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग बच्चे होते हैं, ठीक ना, कोई हो सकता है बच्चा गुस्सा में हो, तो उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है बच्चों में, ठीक है, तो बिल्कुल समान रूप से। और
जिसमें उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विवेक सहायक होता है। यानी इसमें क्या होगा, जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण होते हैं और विवेक जो होता है उसमें क्या होता है, सहायक होता है। यानी बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आराम से। इस स्थिति में हम शिक्षण को कला भी कहते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी देना या बिल्कुल पोलाइटली बात करना, स्वीटनेस के साथ बात करना बच्चों से, ये क्या है, हमारी कला हो जाती है। आगे चलते हैं। संक्षेप में कहें तो शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, ठीक ना। जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं, चाहे वो बच्चा पढ़ने में तेज हो चाहे कमजोर हो, सबके लिए क्या होती है, समान होती है। परंतु इसको किस प्रकार से व्यवहार में ले आना यह शिक्षक पर निर्भर करता है। तो इसको व्यवहार में कैसे, व्यवहारिक रूप से कैसे लाना है, यह शिक्षक पर निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब शिक्षण के उद्देश्य यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। शिक्षण के उद्देश्य एक सूचना आधारित आधुनिक समाज में जिसमें ज्ञान का तेजी से क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रसार होता है। आगे, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक, है ना, जो लंबे समय तक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें, ठीक ना। इनके उद्देश्य होते हैं। यानी उद्देश्य में बच्चों को दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक क्या करते हैं हम लोग, केंद्रित, छात्रों को प्रेरित करते हैं और सज्जित करते हैं। छात्र भी अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयत्न करते हैं। यानी छात्र भी क्या करता है, प्रयत्नशील रहता है शिक्षा को आगे बढ़ाने में, उसका स्तर बढ़ाने में, लेवल बढ़ाने में, ठीक है। आगे देखते हैं। परीक्षा के परिवर्तन होते ही पैटर्न के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और उनके वर्गीकरण सभी स्तरों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी जो शिक्षक होता है, शिक्षण यानी पैटर्न अगर चेंज हो गया तो उसके अनुसार शिक्षक को क्या पढ़ाना और उसके अनुसार बच्चों को समझाना, ठीक है, उसके पैटर्न के अनुसार उसका उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक का एक। आगे चलते हैं। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण, उद्देश्य के दो मुख्य क्या होते हैं, तरीके होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण, पहला होता है ब्लूम, ठीक है, ब्लूम द्वारा देखते हैं। और दूसरा क्या है, गैने द्वारा, ठीक है। तो दो आपके हैं इसमें मुख्य तरीके हैं। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। चलिए, ब्लूम 1956 के अनुसार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1956, ठीक ना, ब्लूम के द्वारा अनुदेशात्मक उद्देश्य के 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? जिनका आंग्ल भाषा में 3H भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 3H भी कहा जाता है, ठीक ना। जैसे 3H का मतलब H जो है 3 टाइम्स, ठीक है। तो जैसे H, पहला H मतलब हेड, जिसको क्या बोलते हैं? ज्ञानात्मक, हर्ट भावनात्मक, ठीक है, और हैंड मतलब मनोसंचालित, ठीक है ना। हैंड मतलब हाथ से संचालित, ठीक है ना, संचालित करना, है ना। हर्ट मतलब भावात्मक, ठीक है ना, और हैंड मतलब मनोसंचालित। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अब इसको वर्गीकरण हम लोग समझ सकते हैं कि ज्ञानात्मक वर्गीकरण होता है, ठीक ना, ज्ञानात्मक वर्गीकरण, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में जैसे कॉग्निटिव डोमेन, ठीक ना, पहला आ गया। दूसरा क्या आता है? भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में अफेक्टिव डोमेन आ जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद मनोसंचालित, जो इससे पहले हम लोग 3H जो पढ़े हम लोग उसी को, ठीक ना। आगे चलते हैं। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में कॉग्निटिव डोमेन में जैसे आपका, अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। कॉग्निटिव, ठीक ना, डोमेन, इसमें क्या होगा कि यह बौद्धिक इंटेलेक्चुअल क्षमता को विकास से संबंधित होता है। यानी जो ज्ञानात्मक होता है बौद्धिक विकास में कार्य करता है। और इनके ज्ञान क्षेत्रों में 6 स्तरों पर विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? ब्लूम द्वारा, ठीक है। ये 6 जो स्तर हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्या है? ज्ञान, है ना। पहला क्या है? ज्ञान। दूसरा क्या है? बोध। यानी ज्ञान क्या है? यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने में से संबंधित होता है। और बोध क्या होता है? कंप्रेहेंशन जो होता है यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? उपयोग, एप्लीकेशन, यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप से लाए जाने से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई तीनों, ज्ञान, बोध और उपयोग, ठीक है, नॉलेज, कंप्रेहेंसिव और एप्लीकेशन। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा, विश्लेषण, ठीक है, एनालिसिस, प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से क्या समझाया जा सके, एनालिसिस किया जा सके। अगला है संश्लेषण, सिंथेसिस, यह मूलतः घटकों को समावेशित यानी कंबाइन करने वाले में के बारे में ताकि एक समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर में विश्लेषण स्तर का विलोम यानी एंटोनिम्स भी माना जाता है। चलिए अब लास्ट है मूल्यांकन,
ठीक है। यह विशेष परियोजनाओं में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया है। तो ये 6 चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए जैसे मैं फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ज्ञान, बोध, उपयोग, ठीक है, उसके बाद विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में क्या होता है? अफेक्टिव डोमेन। इसमें देखते हैं कि इस ज्ञान क्षेत्र में क्या होता है, इसके रूप में मनोदृष्टि या मनोभाव, एटीट्यूड, प्रेरणा, ठीक ना, या शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों में सहभागिता, ठीक ना, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो होता है इसमें, ठीक ना, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि इसमें होते हैं। आगे इसके कुछ स्तर हैं जो ठीक है, देखते हैं। पहला पहला आपका है कि आग्रहण, जिसको बोलते हैं रिसीविंग, सुनने की इच्छा यानी रिसीव करना, सुनना क्या है? रिसीव करना। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, ठीक ना, यह सहभागिता की इच्छा है, ठीक है। और उसके बाद आकलन, है ना, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, ठीक ना, उसके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। संयोजित करना यानी ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है। उसके बाद क्या है? निरूपण, कैरेक्टर यानी अपने उसको कैरेक्टर में उतारना, ठीक है। तो ये 5 समझ में आई चीज़ें। फिर से मैं इसको बता देता हूँ। पहला क्या है? आग्रहण यानी रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टरिंग, ठीक ना। यानी आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना और निरूपण करना। तो ये हमारे क्या है? 5 स्तर हैं किसके? अफेक्टिव डोमेन के। चलिए आगे देखते हैं। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र क्या होता है? साइकोमोटर डोमेन। अब चलिए इसको देखते हैं। इसको हम मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक अनुदेशों में निम्न 5 स्तर वर्णित है। साइकोमोटर डोमेन में 5 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्या आपका? प्रतिरूपता, जिसको बोलते हैं इमिटेशन। इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास करना। इमिटेशन, प्रतिरूपता का मतलब, इमिटेशन मतलब नकल करना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को उसके जैसा है वैसा अपनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा क्या है? कार्य साधन या हस्त कौशल, जिसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े, यानी हस्त कौशल अपने हाथों से यानी कार्य साधन करना, कार्य करना, ठीक है। ये दूसरा हो गया। थर्ड क्या है? परिशुद्धता यानी प्रिसीजन। एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। आप किसी कार्य को अगर बार बार करते हैं तो क्या होता है? उसमें परिशुद्धता आती है। तो बात समझ में आएगी। प्रतिरूपता, कार्य साधन और परिशुद्धता 3 हो गए। चौथा स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी आर्टिकुलेशन, ठीक ना। ये अभी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। ये भी क्या है? अभ्यास पर भी है, स्पष्ट अभिव्यक्ति। और पांचवा क्या है? प्रकृतिकरण, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि आत्मसात किया जाता है, जो भी चीजें आत्मसात कर लेना और शिक्षार्थी के अनुरूप एडाप्ट, संशोधन करना, उसको उसके अनुसार क्या मॉडिफाई कर लेना और नई तकनीकी का नियत डिजाइन करना आदि गुणों को सीखता है, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग एडर्सन और कर्तुहल। क्या है? वर्ष 2001 में एडर्सन और कर्तुहल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किए थे, ठीक ना। यानी जो अभी ब्लूम टेक्सोनॉमी हम लोग अभी पढ़े हैं ना 6, तो वही वही उसी में क्या इन्होंने वर्गीकरण किया। क्या किया? जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना। इन्होंने क्या किया? ज्ञान को सोचने का परिणाम माना, ठीक ना। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध यानी जो समझ था उसको क्या किया? बोध पे, ठीक है। और शब्द और संश्लेषण के स्थान पर, शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता को बताया, शब्द के का प्रयोग अधिक बल दिया, ठीक ना। यानी फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि समझ के स्थान पर बोध और शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता को बताया, ठीक ना। और ज्ञान को सोचने का परिणाम, ठीक ना, पर बताया, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। फिर एडरसन और कर्तुले के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तथ्यात्मक ज्ञान, ठीक ना। पहला क्या है? तथ्यात्मक ज्ञान। और दूसरा क्या है? वैचारिक ज्ञान, ठीक ना। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है। और उसके बाद मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं। मेटाकॉग्निटिव को क्या बोलते हैं? ज्ञान का ज्ञान पूछ दे कि ज्ञान का ज्ञान क्या होता है, इसको मेटाकॉग्निटिव बोलते हैं। और अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, ठीक ना। ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए इसमें मेटाकॉग्निटिव में, ठीक ना। आगे चलते हैं। ज्ञान और ब्रिक्स के द्वारा एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण
चलते हैं हम लोग। सामान्य सिद्धांत इसके कौन कौन से थे, जैसे जनरल प्रिंसिपल स्थापित किए जा सकते हैं कि इसको आगनात्मक यानी इंडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है, ठीक ना। और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, जैसे फ्रॉम साइकोलॉजिकल और टू लॉजिकल। पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों को योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, यानी ऐसी चीजें पहले बच्चों को पढ़ानी चाहिए जो उसमें रुचि रखता हो और उसके अनुकूल हो, यानी उसको समझ सके। तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद विषय पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और विश्लेषण में संश्लेषण की ओर, जैसे फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायता करते हैं, ठीक ना। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जैसे एक अच्छा शिक्षक पहले छात्र को किसी विषय वस्तु को विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है, ठीक है, और जिसे विश्लेषण कहा जाता है। फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थापित प्रदान करता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं संज्ञा को सबसे पहले बताने के लिए वो क्या करेगा, जितने भी नाम है सबको बताएगा कि पेन है, पेंसिल है। उसके बाद उसको ये तो हो गया आपका क्या, विश्लेषण हो गया। उसके बाद जब उसके आधार पर उसका एग्जाम्पल देगा तो वो संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना। गेस्टाल्ट, या पहले हम वृक्ष को देखते हैं और फिर उसकी तना को, यानी बिल्कुल रूट टू लास्ट एंड तक, ठीक है। शिक्षण से पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों को सामने रखा जाए, यानी विषय क्या है, ठीक ना। उसके बाद विभिन्न अंगों को धीरे धीरे पढ़ाया जाए। जैसे मोटा जैसे हम कह दें कि किसी भी चीज का सार बता दिया जाए, या किसी कहानी का बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया जाए, उसके बाद उसको धीरे धीरे बताया जाए, तो उसी को बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकृति का अनुसरण, फॉलो टू नेचर, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप प्रकृति के द्वारा ही उसको बताइए, ठीक ना। जैसे प्रकृति को दिखा करके या नेचर में उसको इन्वॉल्व करके उस बच्चों को सिखाना, वही क्या है, फॉलो द नेचर, ठीक ना। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा में प्रदान करने को अधिक अनुकरणीय होती है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रियों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग टू सेंसेस। मोंटेसरी और फ्रोवेल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। कौन? ट्रेनिंग और सेंसेस के कौन है? मोंटेसरी और फ्रोवेल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंद्रियों का प्रशिक्षण, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारी 5 इंद्रियां, जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ज्ञान के प्रवेश मार्ग भी बताया गया है। इन्हीं के द्वारा क्या होती है, ज्ञान का प्रवेश होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। श्रव्य, दृश्य और उपकरणों का भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाद में करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो, और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी चीज़ें ना समझ में आती हैं, ठीक है, उसको आप लोग जरूर इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगेन मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ किसमें, लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अगले वीडियो तक, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।